न तो प्रिंट मीडिया में कभी लेख आ रहा है, न इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कभी लेख आ रहा है। ऐसे विषयों को रोकने पे न कभी संसद में चर्चा हो रही है, न विधानसभा में चर्चा हो रही है। आज के अखबार के फ्रंट पेज पे डाकू दुल्हन की कहानी छपी हुई है। कायदे से ये डाकू बीबी है, लेकिन उसको टाइम्स ऑफ इंडिया ने डाकू दुल्हन लिखा है। डाकू बीबी इसलिए कह रहा हूं कि इसका नाम गुलसाना है और उसके शौहर का नाम रियाज खान है, जौनपुर के रहने वाले हैं। ये क्या करते थे कि जो पेपर में संडे के दिन मैट्रिमोनियल आते हैं, ऐड आते हैं, या बहुत सारी मैट्रिमोनियल साइट है, वहां से लोग कहते हैं ना हमें लड़की चाहिए, शादी के लिए चाहिए, वहां से ऐसे परिवारों को ढूंढते थे, सर्च करते थे, उनसे बातचीत करते थे और बातचीत करके कहते थे कि भाई हमारी बेटी तो सुंदर है, बेटी अच्छी है, फोटो वगैरह शेयर कर देते थे, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है, शादी का पूरा पूरा खर्चा आपको उठाना पड़ेगा। अब जिसका बेटा 30-32 साल का हो गया, उसको दुल्हन चाहिए, सुंदर दुल्हन चाहिए, तो वो पूरा शादी का खर्चा उठाने के लिए तैयार हो जाते थे। उनसे ये जो गुलसाना है और उसका जो शौहर है रियाज खान, दोनों मिलकर मोटी रकम लिया करते थे, शादी भी करते थे। शादी के दिन लड़के की तरफ से जितना सोना चांदी आता था वो सब पहन लेते थे। जैसे ही विदाई होती थी उसी में भाग जाते थे। कई बार तो ऐसा हुआ कि शादी की रस्म जब पूरा कपड़ा मेकअप वगैरह तैयार हो गए, सब मंडप में पहुंच गए, वहां से इसके साथ के 5-6 लोग आते थे, इसको लेकर वहां से किडनैप करके चले जाते थे। तो निकाह जिहाद, किडनैप जिहाद का एक मिक्स स्टोरी थी, जहां पे ये काम किया करते थे। अब तक के जो खबर आई है इसमें, जो एफआईआर छपे हुए हैं, इन्होंने भारत के कई राज्यों में ये काम किया, लेकिन उसमें सारे के सारे जो लड़के थे वो हिंदू थे। यानी जिन परिवारों को लूटा उसमें 100% वो हिंदू परिवार थे, जिनके साथ ये ब्लैकमेल का धंधा कर रहे थे, जिनके साथ ये निकाह जिहाद कर रहे थे, जिनके साथ ये किडनैपिंग वाला खेल भी खेलते थे कि शादी हुई, जैसे विदाई हुई और रास्ते में गाड़ी इसके 4-6 साथी आते थे और गाड़ी रोकते थे, इसको उतार के लेके चले जाते थे। कई बार मंडप में भी आए, इसके साथी आए, निकाल चले गए। ऐसा क्यों हो रहा है? कभी चीन में आपने ये सुना? कभी जापान में आपने सुना? कभी सिंगापुर में आपने सुना? कभी आपने अमेरिका में सुना? रूस में सुना? और बाकी तो छोड़ो, कभी आपने ऐसा खेल दुबई में सुना, कुवैत में सुना, बहरीन में सुना, अबू धाबी में सुना? ये सारा का सारा खेल भारत में क्यों हो रहा है? क्योंकि यहां सरकारें बदल रही हैं, सिस्टम नहीं बदल रहा है। यहां सत्ता बदल रही है, सिस्टम नहीं बदल रहा है। कानून का खौफ पैदा ही नहीं हो रहा है। मैं पहले भी कह चुका हूं, एक काम कल कर दिया जाए, ये भारत का न्याय संहिता है, इसके बदले अमेरिका का फेडरल पिनल कोड को कॉपी पेस्ट मार दिया जाए। हम कहते हैं अपना दिमाग नहीं लगाना है ना, तो मत दिमाग लगाइए। आप केवल इस अमेरिका के यूएस का फेडरल पिनल कोड, इसको भारत में एज इट इज लागू कर दीजिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं 50% अपराध खत्म हो जाए। हम प्लान्ड क्राइम और अनप्लान्ड क्राइम को डिफाइन ही नहीं कर रहे हैं। ये जो क्राइम हुआ है, जो डाकू बीबी ने काम किया है, अनप्लान्ड नहीं किया है, बाकायदा प्लान करके किया है। और ये फाइनेंशियल क्राइम है, पैसे के लिए पूरा किया गया है, और साथ ही साथ एक जिहाद भी है। आप सोच रहे हैं इसमें जिहाद क्या है? जिहाद इसमें यह है, इन्होंने केवल और केवल हिंदू लड़कों से शादी किया, जिससे बाद में पूरे गांव में, पूरे एरिया में उनकी थू थू हो जाए कि देखो दुल्हन आई तो दुल्हन तो भाग गई। और जब एक बार शादी हो गई, फेरे हो गए, तो ये तो माना जाएगा ना भाई लड़के की शादी हो गई, फिर दोबारा कोई और अपनी बेटी देगा नहीं इस लड़कों को। तो ये जो 15-20 लड़के थे जिनके साथ इसने धोखा किया है, उनका पैसा भी गया, उनका धन भी गया, उनका सोना चांदी भी गया, उनका धर्म भी गया, और लड़कों की एक तरीके से शादी हो भी गई। अब कोई और उनको लड़कों को कोई और अपनी बेटी देने के बारे में 10 बार सोचेगा कि भैया इनकी तो शादी हो चुकी है, इनकी तो दुल्हन भाग चुकी है, इनको मैं शादी क्यों करूं, अपनी बेटी क्यों दूं? तो ये बड़े प्लान्ड वे में हुआ है कि इस तरीके से शादी करो, इनसे पैसा भी लो, इनके डकैती भी कर लो, इनका लूट भी लो, और बाद में इन लड़कों से कोई शादी नहीं करेगा, ये कुंवारे रह जाएंगे, कुंवारे रह जाएंगे तो हिंदू कम हो जाएंगे। ये है पूरा पूरा का पूरा नेक्सस। ये है दुर्भाग्यवश ऐसे विषयों के ऊपर न तो प्रिंट मीडिया में कभी लेख आ रहा है, न इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कभी लेख आ रहा है। ऐसे विषयों को रोकने पे न कभी संसद में चर्चा हो रही है, न विधानसभा में चर्चा हो रही है। जब तक भारत में पुलिस रिफॉर्म नहीं होगा, तब तक ऐसे अपराध नहीं रुकेंगे। जब तक भारत में जुडिशियल रिफॉर्म नहीं होगा, तब तक ये अपराध नहीं रुकेंगे। जब तक भारत में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म नहीं होगा, तब तक ये अपराध नहीं रुकेंगे। जब तक भारत में टैक्स रिफॉर्म नहीं होगा, ये अपराध नहीं रुकेंगे। ये अपराध अगर रोकना है, भारत को सुरक्षित बनाना है, तो आपको यहाँ पे एजुकेशन रिफॉर्म करना पड़ेगा, इलेक्शन रिफॉर्म करना पड़ेगा। दुर्भाग्यवश इन रिफॉर्म के ऊपर कोई चर्चा नहीं हो रही है। लाखों करोड़ रुपए खर्च हो रहा है, हाईवे बनाने के ऊपर करोड़ों रुपए खर्च, एक्सप्रेसवे पे करोड़ों रुपए खर्च, एयरपोर्ट बनाने पे करोड़ों रुपए खर्च,
लेकिन जिस चीज से देश सुरक्षित रहेगा, जिससे भ्रष्टाचार खत्म होगा, अपराध खत्म होगा, कानून का खौफ पैदा होगा, वो काम नहीं हो रहा है। 99% लोग भारत के ईमानदार हैं, 1% हैं जो ये सारा खेल करते हैं, लेकिन हमारी व्यवस्था इन 1% के पक्ष में है। जो 99% लोग चाहते हैं कि भारत में ऐसी कानून व्यवस्था हो, ऐसा कानून का खौफ हो कि कोई इस तरीके की हरकत ना करे, हमने कभी उस पर सोचा ही नहीं। आप खुद भी सोचो, जब भारत में कोविड चल रहा था, कोविड के समय कुछ सारे अपराध बंद थे, कोविड के समय घूसखोरी, कमीशनखोरी, दलाली बंद थी, कोविड के समय मिलावटखोरी, कालाबाजारी बंद थी, कोविड के समय नशा तस्करी, मानव तस्करी बंद थी, कोविड के समय ये दुल्हन जो अभी डाकू दुल्हन है, डाकू बीबी है, ये भी काम अपना नहीं कर रही थी। कोविड के समय सब बंद था, सबको खौफ था मेरे अपने अपने, भैया अगर मैं किसी को हाथ लगाऊंगा तो मर जाऊंगा। ऐसा ही हम कानून बना के खौफ क्यों नहीं पैदा कर रहे हैं? इस सड़े हुई भारतीय न्याय संहिता को बदल के अमेरिका का फेडरल पिनल कोड क्यों नहीं लागू कर रहे हैं? इस सड़े हुए पुलिस एक्ट को बदल के पुलिस रिफॉर्म क्यों नहीं कर रहे हैं? पुलिस चार्टर क्यों नहीं लागू कर रहे हैं? पुलिस की अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं तय कर रहे हैं कि आपको 1 घंटे के अंदर एफआईआर करना, 1 महीने के अंदर जांच पूरी करनी है? ऐसा हम अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं तय कर रहे हैं? हम ये जो हमने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा बना रखा है, इसमें राष्ट्र की सुरक्षा के लिए क्या क्या खतरा है, इस एनएसए कानून में क्यों नहीं डिफाइन कर रहे हैं? हमने देश की एकता अखंडता की रक्षा के लिए यूएपीए बनाया हुआ है, लेकिन देश की एकता अखंडता के लिए क्या क्या खतरा है, हम इस पे क्यों नहीं डिफाइन कर रहे हैं? हमने ऑर्गेनाइज क्राइम से निपटने के लिए मकोका बना दिया, घुसकोका बना दिया, लेकिन ऑर्गेनाइज क्राइम क्या है इसको हम डिफाइन क्यों नहीं कर रहे? ये जो डाकू बीबी है ना, इसका शौहर जो डकैत है, इसके ऊपर सिंपल धोखाधड़ी का केस दर्ज हुआ है, सिंपल चोरी लूट का केस दर्ज हुआ है, जबकि इसने फाइनेंशियल फ्रॉड किया है, ऑर्गेनाइज क्राइम किया है। ऐसे लोगों के ऊपर तो बाकायदा गैंगस्टर एक्ट लगना चाहिए, ऐसे लोगों की तो 100% प्रॉपर्टी जब्त होनी चाहिए, ऐसे लोगों की तो नागरिकता खत्म होनी चाहिए। क्यों हम इनको भारत का नागरिक बना के बैठे हुए? क्यों नहीं हम नागरिकता के लिए एक बाकायदा सिटीजन चार्टर लागू कर देते हैं? नागरिकता लेने, नागरिकता देने का प्रावधान उसमें लागू किया जाएगा। ये नेहरू वाला कानून हम क्यों लेके बैठे हुए हैं, 1955 वाला सिटीजनशिप एक्ट? क्यों नहीं एक नया हम सिटीजनशिप कोड बनाते हैं, उसमें टर्म्स कंडीशन सेट कर देते हैं कि अगर किसी ने फाइनेंशियल फ्रॉड किया, किसी ने पैसे के लिए अपराध किया, उसकी नागरिकता खत्म होगी। क्राइम दो तरीके के होते हैं, प्लान्ड क्राइम, अनप्लान्ड क्राइम। और वैसे ही एक पैसे के लिए अपराध होता है, एक बिना पैसे के लिए अपराध होता है। प्लान्ड क्राइम क्या हुआ? जहां आप बाकायदा सोच विचार के कोई अपराध करते हैं, तो नशा तस्करी, मानव तस्करी, ये सब प्लान्ड क्राइम है। अनप्लान्ड क्राइम में आप जा रहे थे, रोड एक्सीडेंट हो गया, आप जा रहे थे, किसी को आपकी टक्कर लग गई, आप जा रहे थे, एकाएक रोड रेज हो गया, ये अनप्लान्ड क्राइम है। अनप्लान्ड क्राइम में तो माफीनामा दे सकते हैं, लेकिन प्लान्ड क्राइम को हम डिफाइन क्यों नहीं कर रहे? क्यों हम प्लान्ड क्राइम करने वालों का नागरिकता खत्म क्यों नहीं कर रहे? झूठ को पकड़ने के लिए हम नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून क्यों नहीं बना रहे? ये जो डाकू बीबी है, इसका जो शौहर है, अब ये क्या करेगा? अपने पक्ष में झूठे गवाह पैदा लाएगा, अपने पक्ष में बड़ी बड़ी दलीलें कराएगा। हो सकता है भूतपूर्व कानून मंत्री, वित्त मंत्री, गृह मंत्री इसकी वकालत करना शुरू कर दें। ऐसे रोकने के लिए हम नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून क्यों नहीं बना रहे? जिन जिन 1 दर्जन या 2 दर्जन लड़कों के साथ उसने धोखा किया है, वो तो शर्म के मारे बाहर आके एफआईआर नहीं दर्ज करा रहे। उसमें 1-2 ने तो एफआईआर दर्ज कराया, बाकी लोग शर्म के मारे आ ही नहीं रहे। उनका सोचिए, अब उनका पैसा भी चला गया, घर का सोना चांदी चला गया, सब कुछ हो गया, उनका लाखों रुपए खर्च हो गया, लेकिन शर्म के मारे वो एफआईआर नहीं दर्ज करा रहे हैं। क्योंकि एफआईआर दर्ज कराएंगे तो पुलिस के यहां फिर गवाही भी देने जाना पड़ेगा। जब जांच शुरू हो जाएगी, बाद में मामला कोर्ट में चलेगा, तो कोर्ट में भी गवाही देना पड़ेगा। वो नहीं चाहते, वो चाहते हैं उनकी बेटी की दूसरी शादी हो जाए, अपना परिवार चलाए। वो ऐसे झमेलों में पड़ना नहीं चाहते। जब ऐसे झमेलों में पड़ना नहीं चाहते, कल को ये सबूत के अभाव में बरी हो जाएगी। हम क्यों नहीं नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बना देते कि भैया 1 घंटे के अंदर पूरी सच्चाई सामने आ जाएगी और उसी को एविडेंस मान के वो सजा दे दे। 1-1 महीने में सजा हो सकती है, 2-2 महीने में सजा हो सकती है, उसके लिए हम क्यों नहीं कर रहे? भारत का संविधान कहता है जस्टिस विद इन ईयर लागू करो, 1 साल के अंदर मुकदमों का फैसला करो। भारत का संविधान कहता है रूल ऑफ लॉ स्थापित करो। भारत का संविधान कहता है सुरक्षित भारत बनाओ। भारत का संविधान कहता है ऐसा ऐसे कानून बनाओ कि भ्रष्टाचार अपराध जड़ से खत्म हो जाए। दुर्भाग्यवश तू मैं हो रहा है, आरोप प्रत्यारोप हो रहा है, नूरा कुश्ती हो रही है, बतौलेबाजी हो रही है, तू चोर मैं सिपाही हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी हो रहा है, प्रिंट मीडिया में भी हो रहा है, सोशल मीडिया में भी हो रहा है, लेकिन किसी एक भी समस्या के अस्थायी समाधान के ऊपर कहीं चर्चा हो रही नहीं हो रही है। न संसद विधानसभा में जस्टिस विद इन ईयर के ऊपर चर्चा हो रही है, न लोकसभा राज्यसभा में जस्टिस विद इन ईयर पे चर्चा हो रही है,
न इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जस्टिस विद इन ईयर के ऊपर चर्चा हो रही है, न प्रिंट मीडिया में जस्टिस विद इन ईयर पे चर्चा हो रही है, और न सोशल मीडिया में जस्टिस विद इन ईयर पे चर्चा हो रही है। इसलिए रोज अपराध होते जाते हैं, खबरें चलती रहती हैं, फिर अपराध होता रहता है, फिर खबर चलती रहती है। एक भी रत्ती भर अपराध खत्म नहीं हो रहा है, न रत्ती भर भ्रष्टाचार कम हो रहा है। ऐसी ही और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।